अस्सलाम वालेकुम, राफ़िया आसिफ, यू वाचिंग द फॉरेन डेस्क। इसराइल और अमेरिका के दरमियान में जो भी मामला चल रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बीच में जो हीटेड आर्गूमेंट हुआ है वो हम सब ने देखा है हमारे सामने। प्रेसिडेंट ट्रंप इतना आग बगोला हो गया कि उन्होंने नेतन्याहू को यहाँ तक बोल दिया कि अगर मैं ना होता तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता था। और फिर अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये मेक श्योर किया है कि नेतन्याहू ने एग्री किया है कि वो लेबनान में अटैक नहीं करेगा और जो भी हमले जारहियत हो रही थी उसको रोक देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप वाकई में नेतन्याहू को रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि वो लेबनान में हमला ना करे। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू का जो आर्गूमेंट हुआ आपने देखा होगा, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अगर मैं ना होता तो आज नेतन्याहू जेल के अंदर होता। तो आप ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप इस जंग में आई नेतन्याहू के कहने पे, तो इसकी क्या सेंस बनती है इस आर्गूमेंट की, आपको क्या समझ आती है? देखिए, सेंस तो किसी भी चीज़ की नहीं है जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि अब तो खुद अमेरिका में क्रिटिसिज्म है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पे अमेरिका को इस वॉर के अंदर धकेला है। ये वॉर कभी अमेरिका की थी ही नहीं। और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो गुस्सा है, पहले तो देखें बड़ा एक्सप्लिसिट, बड़ी हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। मतलब हम वो इधर भी बता नहीं सकते कि व्हाट द आर यू डूइंग और यू वर क्रेजी। उन्होंने नेतन्याहू को यहाँ तक कहा है कि आप अरब वर्ल्ड को जिस तरीके से ऑफेंड कर रहे हैं, और हकीकतन नेतन्याहू का कौन सा ऐसा इक़दाम है जो पागलपन की निशानी नहीं है। आप देखें कि जो एक पॉलिटिकल एडवांटेज नेतन्याहू ने हासिल किया है, हमेशा से मिडिल ईस्ट के अंदर केओस पैदा करके जब दिल करता है किसी भी मिडिल ईस्ट के कंट्री पे हमला कर दिया जाता है। और उसकी अब ज़ाहिर है बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या है कि ग्रेटर इजराइल प्लान हमारा पूरा होना चाहिए। और जो रीसेंट ईरान पे हमला है जिसमें यूएस ने भी उसको ज्वाइन किया, वो भी अगर आप देखें तो नेतन्याहू के पॉलिटिकल सर्वाइवल ही उसमें। अगर नेतन्याहू मशरिक़ वस्ता के अंदर सुकून होने दे, अमन होने दे किसी तरीके से, जहाँ फ़लस्तीन से आप शुरू कर लें, आप सीरिया को देख लें, लेबनान को देख लें, जो ऐसा मुल्क आपको मशरिक़ वस्ता का जहाँ जहाँ अफरा तफरी नज़र आती है, आपको उसमें नेतन्याहू का इजराइल का हाथ नज़र आएगा। और अब ईरान के अंदर भी वही हो रहा है। अब एक ऐसे वक्त के ऊपर जब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जी हमारी डील ईरान के साथ बड़ी करीब पहुंच चुकी है, वो बार बार आपको पाकिस्तान के किरदार को याद करता हुआ लोगों को बताते हैं, दिखाते हैं कि जी फील्ड मार्शल ने कैसे हेल्प आउट किया उनको, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कैसे हेल्प आउट किया। तो ऐसे में बाकायदा तौर पे नेतन्याहू और इजराइल उनके उस क्लेम की नफ़ी कर देते हैं। ठीक है, अब लेबनान के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये इशू कहाँ से शुरू हुआ था? बेसिकली तो वहीं से हुआ ना। ये जो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने गुस्से का इजहार किया है, वो सारे का सारा जो एंगर था उनका, वो उन्होंने ट्रंप ने जो है वो नेतन्याहू के ऊपर निकाला है। लेबनान में आपने ओवर द वीकेंड देखा कि बेफर्ट कैसल पे उन्होंने कब्जा किया। अब लेबनान के अंदर, सदर्न लेबनान में अगर आप देखें, इसको कल्लात अल शकीफ एक मिडीवल फोर्ट्रेस है ये सदर्न लेबनान के अंदर। इसकी अहमियत जो है ना वो इसकी हाइट की वजह से, इसकी लोकेशन की वजह से स्ट्रेटिजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके भी कब्जे में होता है कि जी आपको सारी जो आसपास के वैलीज़ हैं, वो जो इजराइल का और लेबनान का बॉर्डर रीजन है, आप उसको ओवरसी कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। आपकी ये जो एलिवेटेड पोजिशन है एक तरीके से ना, वो आपको एक कमांडिंग फोर्स के तौर पे बना देती है। या आप देख लें कि उसका आपको इतना एज हासिल होता है कि आप बाकी इलाकों को मॉनिटर कर सकते हैं। सो इस वजह से इसकी अहमियत भी थी, और ये ओवर द वीकेंड इन्होंने किया। फिर आपने इसके बाद देखा कि ईरान ने बाकायदा स्टेटमेंट दे दिया कि जी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कहाँ से हो रही है? अमेरिका और इजराइल की तरफ से हो रही है। वाई अमेरिका? क्योंकि अमेरिका साथ दे रहा है इजराइल का। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया था कि जी सीज़ फायर जब हमने किया है अमेरिका और इजराइल के साथ, तो उसमें फिर ये नहीं बात हुई थी कि जी सिर्फ और सिर्फ ईरान पे हमले नहीं होंगे, उसमें ये भी बात हुई थी कि लेबनान में हमले नहीं होंगे। जो इनिशियली आप देखें तो लेबनान का या नेतन्याहू का आपको मौक़िफ़ नहीं ये नज़र आया था कि नहीं जी लेबनान का मामला बिल्कुल सेपरेट है और हमारा सीज़ फायर जो ईरान के साथ है उसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ईरान ने उसको फोर्सफुली मनवाया था कि नहीं, सीज़ फायर अगर है तो फिर लेबनान में भी सीज़ फायर होगा। आपको याद होगा कि वाशिंगटन में फिर इजराइल के और लेबनान के
ڈائلاگز بھی ہوئے تھے اور پھر سیز فائر تک یہ لوگ پہنچے تھے. اور ابھی بھی یہی چیز ایران نے جب اپنا غصہ دکھایا ہے ان کارروائیوں پہ جو لیبنان میں جاری ہیں, تو اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو میری وہ جو ڈیل تک پہنچنے کی خواہش ہے یہ تو اس کو ڈیریل کر رہا ہے نیتن یاہو, اس چیز کو بگاڑ ہے میرے لیے. اور اس وقت پرائم منسٹر نیتن یاہو پوری دنیا سے آپ دیکھ لیں, کوئی ایسا شخص آپ کو, کوئی ایسا ملک آپ کو سوائے وہ جو چند ایک ان کے اپنے کرونیز موجود ہیں ان کے اس اقدام پہ آپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہوا نظر آئے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی اندازہ ہے کہ اس وقت ان کو یہ وار کسی صورت میں روکنی ہے. لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے اب وہ چاہیں گے کہ کچھ ایسی ٹرمز, کچھ ایسی شرائط پہ ایران مان جائے کہ جس سے میں سکسیسفل لگوں, کہ جس سے ایسا نہ لگے کہ میں نے ایران سے کچھ حاصل نہیں کیا, جو کہ انہوں نے نہیں حاصل کیا. اس حملے سے انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا, لیکن ہار اور شکست نہیں مانی جاتی دنیا کے آگے. اور خاص طور سے اگر ایک سپر پاور ہے اور اس کا پریزیڈنٹ ہے اور وہ کہہ دے کہ نہیں جی میرا ایران پہ حملے کا فیصلہ بالکل غلط تھا, ایران کی ساری شرائط میں مانتا ہوں اور امریکہ سرنڈر کرتا ہے, وہ نہیں ہوتا ہے. بالکل فیس سیونگ چاہیے, ایک آنریبل ایگزٹ ان کو اس ٹائم پہ چاہیے, اور وہ جو ایگزٹ ہے نا وہ ان کو نیتن یاہو اس وقت لینے نہیں دے رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے باقاعدہ اس پہ ایک پیغام لکھا تھا کہ جو فائنل پروپوزل ہے, جو ڈرافٹ بنایا ہے انہوں نے اس معاہدے کا ایران کے ساتھ, وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ شیئر کیا ہے, اور اس میں سر فہرست جو ہے وہ نیتن یاہو تھا. نیتن یاہو کے ساتھ اگر وہ شیئر ہے, خاص طور سے ایک ایسا اگریمنٹ جس میں کہا جاتا ہے کہ جی ہم اسٹریٹ آف ہارموز, نیول بلاکیڈ, یہ تو چیزیں سائڈ پہ کر دیں, کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ جو ایران کے فروزن ایسیٹس ہیں, جو ایران کا پیسہ دنیا کے مختلف ممالک کے مختلف بینکس میں پڑا ہوا ہے, وہ ان کو واپس مل جائے گا یا وہ ان کے استعمال کے قابل ہو جائے گا, اس کو ڈی فریز کر دیا جائے گا. تو اس چیز پہ وائی وڈ نیتن یاہو اگری؟ نیتن یاہو کسی بھی ایسے اقدام پہ, اسرائیل کسی بھی ایسے اسٹیپ پہ جس سے ایران کی معاشی طاقت بہتر ہو رہی ہو, اس کی اکانومی بہتر ہو رہی ہو, اس کو جو اس پہ سینکشنز لگی ہیں اس میں ریلیف مل رہا ہو, اس پہ اگری نہیں کریں گے. وہ بات ان کو کبھی بھی پسند نہیں آئے گی. ہینس نیتن یاہو نے پوری کوشش کی کہ اس چیز کو کہیں نہ کہیں جہاں سے جس بھی طریقے سے بگاڑا جا سکتا ہے نا وہ بگاڑا. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو آئیڈیا ہے ٹو ریچ این اگریمنٹ ود ایران, اس کو سبوٹاج کیا جائے. اچھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ابھی ٹروتھ سوشل پہ پیغام دیا, سب کو بتایا کہ لیبنان میں اسرائیل حملہ نہیں کرے گا, انہوں نے مطلب یقین دلایا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس قابل ہیں کہ وہ نیتن یاہو کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں حملہ؟ دیکھیں کر تو سکتے ہیں. ایک اگر اسرائیل کو اور خاص طور سے نیتن یاہو کو اس وقت کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ, اور وہ بھی ٹرمپ جیسا پریزیڈنٹ کر سکتا ہے, نہ کہ جو بائیڈن جیسا, نہ کہ اوباما جیسا. ان سب کے ادوار میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ نیا نہیں ہو رہا, وہ انہوں نے تو باقاعدہ اسرائیل کی ایک وار جا کے جوائن کر لی. لیکن اس وقت ایک انپریڈکٹیبل آدمی, اور جو کبھی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے, کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, وہی آدمی اس شخص کو جو پاگل ہوا ہوا ہے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن کیا وہ کریں گے یا نہیں کریں گے, سوال یہ ہے. ابھی جو انہوں نے نیتن یاہو کو پاگل کہا, جو بھی باتیں کی, جو بھی ہارش لینگویج استعمال کی, وہ اپنے فائدے کے لیے کی, کیونکہ ان کو لگ رہا تھا میرا جو فائدہ ایران کے ساتھ یا دنیا میں میرا جو امیج ایک پیس میکر کے طور پہ, ایک جنگیں رکوانے والے شخص کے طور پہ بن رہا ہے, یہ اس کو بگاڑ رہا ہے اور میرا کام مزید میرے لیے خراب کر رہا ہے. تو وہ غصہ انہوں نے نکال دیا. لیکن کیا پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ بیان نہیں آیا تھا, آپ نے ٹروتھ سوشل کا ذکر کیا تو اس پہ انہوں نے نہیں لکھا تھا کہ اسرائیل ول ناٹ اٹیک لیبنان ناؤ, اسرائیل از پروہیبٹڈ ٹو ڈو سو. وہ بھی تو اعلان ہی نہیں کا تھا نا, اس کے بعد بھی جاری رکھی. ابھی بھی یہ سب کچھ ہوا ہے تو اسرائیل نے صدرن لیبنان کے حوالے سے بیان نہیں دیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایک موقف ہے کہ نہیں حملہ کرے گا, اس کی نفی کر دی نیتن یاہو نے, یہ کہہ کے کہ جی حزب اللہ کی اگر کارروائیاں جاری رہیں تو پھر ہم رائٹ ٹو ڈیفینڈ آور سیلوز ہمارے پاس موجود ہے. تو وہ تو رائٹ ٹو ڈیفینڈ آور سیلوز کے آڑ میں, اس کے چکر میں وہ حملہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ابھی تک دیکھیں لیبنان کے جتنا اندر اسرائیلی فوجیں کارروائیاں کر چکی ہیں, یہ پہلے آپ کو تاریخ میں نظر نہیں آتا ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کنٹرول کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, بٹ وہ نہیں کریں گے. دیٹس ہائیلی ان لائکلی کہ وہ
प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के सामने या इजराइल के सामने, या वो जो उनका एक वो नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में मौक़िफ़ है उसको कहीं पे वो चैलेंज करें। और आपको मुख्तलिफ मौक़े पे प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात नज़र आए हुए होंगे कि जिसमें वो इजराइल के एग्जिस्ट करने की और उसके राइट टू डिफेंड इटसेल्फ की बातें वो करते हुए नज़र आए हैं, वही बातें जो नेतन्याहू करता है। सो इसमें कोई मुझे शक नज़र नहीं आता है, इसमें कोई मुझे ऐसी एक कहना चाहिए कि कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वाकई जाके नेतन्याहू को और इजराइल को रोकेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप के तंग आए हुए इस जंग से, वो तो एग्जिट ढूंढ रहे हैं, तो वो किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए वो करेंगे, वो वक्ती तौर पे आपको लग रहा है कि फिलहाल वो नेतन्याहू को सुना रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, उन्होंने डील करनी है, दुनिया को ये भी दिखाना है कि जी डील मैंने की है, मैं पीस मेकर हूँ और अपनी शराइत पे की है। तो वो ईरान उसके लिए आमादा नहीं हो रहा, तो वो जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि भाई ईरान मेरी शराइत पे नहीं आ रहा है और मेरी डील इतनी करीब पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली उसमें कुछ ऐसे हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, और फिर ईरान एक कदम आगे आता है तो नेतन्याहू के लेबनान में कार्रवाई हो जाती है तो 2 कदम पीछे चला जाता है। तो वो उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा जो है ना नेतन्याहू को मना करके उससे फ़ोन पे बात करके निकाला है। लेकिन उनको ये भी बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि अगर इजराइल ने अब दोबारा ये करने की कोशिश की तो हो सकता है उनका स्टेटमेंट्स, उनके अल्फाज, उनका लहजा पहले से ज़्यादा सख्त हो जाए, अभी वाली टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से ज़्यादा सख्त हो जाए। उनको हर हाल में ये डील करनी है, बाय हुक और बाय क्रुक। अब अगर वो दुनिया को दिखा के करना चाहते हैं कि जी मैं जीत गया हूँ, तो उसकी अटेम्प्ट है, उसके लिए उनकी एफर्ट्स हैं, उसके लिए उनकी पहली कोशिश है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि डिप्लोमेसी में, बातचीत में, सफारतकारी में होती हैं जो बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द कर्टन्स हो रही होती हैं। तो आप कहाँ पे सरेंडर कर रहे हैं, कौन सी चीज़ पे आप आमादा हो रहे हैं, कौन सी चीज़ पे आप आमादा नहीं हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं भी आती हैं। इट्स जस्ट फॉर योर फेस सेविंग कि आप दुनिया के सामने अपना एक फातेह, एक विक्टर का चेहरा रखते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि जी आपने 2-3 शराइत पे मान लिया है, दूसरे फरीक की बात मान लिया, दुश्मन की बात मान लिया है, और वो आप नहीं चाहते कि पब्लिक में आए। सो इस वक्त जो बाकायदा नुकात हैं, जिनमें 3 नुकात सर फहरिस्त हैं, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रीओपन करेगा, पहले वाली पोजीशन पे हालात जाएंगे, यूएस नेवल ब्लॉकेड जो है वो हटाएगा, और तीसरा जो उनके फ्रोजन एसेट्स हैं, नेक्स्ट वीक तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगी। हाँ, तो वो ईरान ने खोलना है ना, वो ट्रम्प तो जो है वो बोल देते हैं। आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में कि डील हो रही है, मतलब मुज़ाकरा जो पाकिस्तान की और कतर की मीडिएशन में हो रहे थे, कहाँ तक पहुँच रहे हैं? एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आने वाले दिनों में? ये होगा। देखिए, इट्स ऑल अबाउट व्हेन दे वांट टू अनाउंस इट। डील तो हो चुकी है, अब मामला ये है कि वो जो निटी ग्रिटी, हाँ डील हो चुकी है, आमादगी हो चुकी है, अब उसको अनाउंस करना बाकी है। अब उसमें ईरान भी दुनिया को दिखाएगा कि जी नहीं मैं जीता हूँ, अमेरिका भी दुनिया को दिखाने की कोशिश करेगा नहीं जी मैं जीता हूँ। वो टाइमिंग और अनाउंसमेंट्स जो है ना, वो अपने अपने फ़ायदे को सामने रख के की जाती हैं। ये जो मैंने 3 पॉइंट्स आपको मैं बता रही थी, तीसरा वही फ्रोजन एसेट्स वाला, इन 3 चीज़ों पे एग्रीमेंट हो चुका है, इन पे कोई किसी को शक नहीं है। अब ये ईरान की तरफ से भी जाहिर है वो उनका अपर हैंड है, तो वो भी दिखाते हैं, वो भी बार बार हर दूसरा शख्स उनका भी बयान देता है कि नहीं जी हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, फलां नहीं करेंगे। ईरान को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर कोई अमेरिका के साथ डील करनी है तो नवंबर से पहले ही हमारे पास टाइम है। अच्छा, क्यों मैंने ये बात की है? नवंबर में आ रहे हैं इलेक्शंस अमेरिका के अंदर, जिसमें रिपब्लिकन्स के हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए इस जंग की वजह से जो ट्रंप ने ईरान पे की है। अगर ट्रंप इस पोजीशन में ना हुआ, और नवंबर के बाद आप ये देखेंगे कि ट्रंप का जो ग्राफ है वो गिरता चला जाएगा, वो पॉपुलैरिटी गिरती चली जाएगी। जो आज पोजीशन ट्रंप की है वो आने वाले दिनों में नहीं रहेगी। अभी ही इस जंग के फौरी बाद से आप देख रही हैं कि वो ग्राफ गिर रहा है, उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ। तो ईरान को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमने डील करनी है ना तो इसी एक शख्स के साथ करनी है, और नवंबर से पहले करनी है। नवंबर के बाद अगर इस इंसान की पोजीशन कमज़ोर हो गई, जो कि होनी है, तो फिर आने वाला कोई शख्स कैसा होगा, और फिर एक कमज़ोर प्रेसिडेंट के साथ आप डील करेंगे तो उसकी वो बात नहीं रहती है। आपकी प्रेसिडेंट ट्रंप की भी वो हैसियत, वो औकात नहीं रहेगी विद इन अमेरिका, भले ही वो प्रेसिडेंट की सीट पे बैठे हुए हों। लेकिन बहुत फ़र्क पड़ जाता है जब आप एक इलेक्शन में बहुत सी सीटें जो है ना, वो अपनी एक हमाकत, अपनी एक जंग, अपने एक स्टेप की वजह से हार के आए हुए हों। तो उनको भी पता है कि हमने करनी है डील,
اسی شخص کے ساتھ ایران کی کرنی ہے. کنڈیشنز میں یہ بھی ہوگا کہ لیبنان میں بھی ہو جائے سیز فائر. وہ تو آلریڈی ہے, وہ تو ہے, وہ تو انہوں نے دیکھیں, وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ سیز فائر. اب وہ لکھا ہوا ہوتا ہے, اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ جی لکھی فارم میں ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ تو میں نہیں جانتی ہوں, لیکن ابھی تو ایران نے یہی کہا ہے کہ سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پھر صرف ایران نہیں لیبنان پہ بھی جو حملے کر رہا ہے اس کو بھی بند کرے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.